प्रिय छात्रों, द टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इन वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल 1 और 2 जो है एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग किए थे और इस लेक्चर में एग्जाम्पल 3 और 4 को अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद से एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं उसको अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग धैर्य के साथ इन वीडियो को देखते रहिए और मैथ जो है सबसे आसान है। बस आप इन वीडियो को देखते रहिए और मैथ रटने की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना। इन वीडियो को देखकर आप मैथ को बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक से आप लोग समझ सकते हैं और 95+ जो है नंबर ला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें ये कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 जो है के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है धनात्मक विषम पूर्णांक को दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले हमको कोई ना कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या जो है सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या सपोज करना पड़ेगा और फिर उसको दिखाना पड़ेगा ना कि ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वह इस रूप में होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा कि कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसको मान लेते हैं, है ना। माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4, ठीक है। माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4, तो ये b बराबर 4 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो आप जो है यूक्लिड विभाजन आप लेमा पढ़ चुके होंगे। इसमें जो है यहाँ पर b से भाग देते हैं a में, तो हमें भागफल क्या आता है, q आता है और शेषफल क्या आता है, r आता है। तो b ये क्या है, यह है भाज्य, यह है भाजक, भागफल और शेषफल, ठीक है। तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक ना, गुणे क्या होता है, भागफल, अब प्लस क्या होता है, शेषफल। तो ये है आपका भाज्य a, है ना। तो a बराबर क्या हो सकता है, b गुणे q, b q हो जाएगा और शेषफल r है तो r को जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए b के पहले q के पहले आपका b है, ठीक है, और यहाँ q के पहले क्या है, 4 है। q के पहले b है तो यहाँ q के पहले 4 है, इसीलिए b को हमने क्या माना है, 4, b बराबर हमने क्या माना है, 4, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। तो ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक हमने माना है ना उसको a लिखेंगे, a बराबर ये b का मान 4 है तो हमने 4 लिख दिया और यहाँ क्या है q, तो q लिख देते हैं और यहाँ पर शेषफल r लिख देते हैं। तो r का मान जो है ना, r का मान इस b पर ही निर्भर है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो भाजक होता है ना इससे r का मान क्या होता है, छोटा होता है। तो हम लिख सकते हैं r जो है किससे छोटा है, 4 से, लेकिन बड़ा किससे है, 0 से बड़ा है और 0 के बराबर होता है। r का मान 4 से छोटा होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 4 भाजक है और भाजक से r छोटा होता है, तो 4 से r छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो r के यहाँ पर जो मान प्राप्त होंगे, यहाँ r बराबर क्या हो सकता है, 0 के बराबर लेना है लेकिन 4 से छोटा, 0 के बराबर 0 हो सकता है,
फिर 1 हो सकता है, फिर 2 और फिर 3। आर की ये जो संभव मान है 4 से कम लेना है और 0 से बड़ा लेना है और 0 के बराबर भी लेना है। इसलिए हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे और 3 लेंगे। ठीक है। अब इन सभी मानों को इस समीकरण में रखेंगे और भिन्न भिन्न संख्याओं को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ जो है r बराबर 0 रखते हैं इस समीकरण में। r का मान क्या रखते हैं, 0। हम यहाँ लिख देते हैं a बराबर, ठीक है ना, a बराबर क्या लिखेंगे, 4q प्लस 0। तो यहाँ से क्या मिल गया, a बराबर 4q मिला। ठीक है ना। अब दूसरा मान रखिए r बराबर 1, तो a बराबर क्या होगा, अब r ही की जगह पर रखना है, पहले हमने 0 रखा, तो a बराबर 4q प्लस 0 मिला। तो 0 हटा देते हैं क्योंकि 0 से की संख्या में जब जोड़ा जाता है तो 0 ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ a बराबर 4q मिला। ठीक है ना। अब हम 1 रखेंगे इसी r की जगह पर, तो a बराबर क्या होगा, 4q प्लस 1। ठीक है ना। फिर r बराबर 2 रखते हैं, फिर क्या मिला, a बराबर 4q प्लस 2। फिर r बराबर 3 रखते हैं, तो a बराबर क्या मिलेगा, 4q प्लस 3। ठीक है ना। ये जो है 4 संख्याएं प्राप्त हो गई। ठीक है ना। अब देखिए r का मान हमने 0 रखा तो 4q मिला, r बराबर 1 रखा तो 4q प्लस 1 मिला, r बराबर 3 रखा तो 4q प्लस, r बराबर 2 रखा तो 4q प्लस 2 मिला, r बराबर 3 रखा तो 4q प्लस 3 मिला। यहाँ पर शुरू में आपने a को क्या माना है, a को आपने माना है कि a कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये 4q ये 2 से विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा, तो यह विषम नहीं है, ये सम है। जो कोई भी संख्या जो है 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, है ना। तो a बराबर 4q ये जो है 2 से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये समधन पूर्णांक है। ठीक है ना। यहाँ देखिए यह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगी क्योंकि यहाँ 1 आ गया है, तो 1 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह जो संख्या है ना ये 2 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए हम इसको धनात्मक विषम पूर्णांक कहेंगे। ठीक है। फिर अगला में आते हैं 4q प्लस 2, तो यह जो संख्या है ना 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह एक धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है। कैसे विभाजित होगा, अगर हम इसमें 2 से भाग दें, ठीक है ना, किससे भाग दें, 2 से भाग दें, तो आप देख सकते हैं 4q प्लस 2 में 2 से भाग दें तो 2 से 4 भी कटेगा और 2 से 2 भी कट जाएगा। ठीक है ना। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, है ना, इसलिए धनात्मक सम पूर्णांक है। अब देखिए ये देखिए 4q प्लस 3 ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि ये 3 है, 3 में जो 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 4q जो है समधन पूर्णांक है, 4q प्लस 2 भी समधन पूर्णांक है, और a को आपने क्या माना है, तो a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है सम संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए लिख देंगे अतः a जो है बराबर नहीं होगा, है ना, a क्या होगा, बराबर नहीं होगा किसके, 4q के तथा 4q प्लस 2 के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह तो एक सम पूर्णांक है, ये भी एक समधन पूर्णांक है, लेकिन a आपने क्या माना था, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a है विषम धन पूर्णांक, और ये जो 4q और 4q प्लस 2 आया है ये समधन पूर्णांक है। तो कोई भी विषम धन पूर्णांक समधन पूर्णांक के तो बराबर हो नहीं सकता, इसलिए हमने यहाँ बराबर लिखकर काट दिया है कि a जो है ये विषम है लेकिन ये तो सम आ रहा है, ये विषम है ये भी सम आ रहा है, तो कोई भी विषम धन पूर्णांक जो है समधन पूर्णांक के क्या होगा, बराबर नहीं होगा, इसीलिए यहाँ काटा गया है। ठीक है। तो जब a जो है इस समधन पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है तो ये किसके बराबर हो सकता है, इसलिए
ए बराबर हो सकता है किसके, 4q+1 के, 4q+1 या 4q+3। ये क्या माना गया था बताइए एक बार और। ये माना गया था कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। और यहाँ पर देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक क्या आया, 4q+1 या 4q+3। जब ए सम नहीं हो सकता है तो ये विषम होगा, ठीक है ना। तो यही प्रश्न में कहा गया था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं इस प्रकार कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। एक बार और देखिए, प्रश्न ये पूछा गया था कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या माना था, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4, क्योंकि q से पहले जो अंक रहेगा वह b का मान होगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का क्या सूत्र कहता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए जो है तो ये b का मान 4 लेना है ना, 4q+r, ठीक है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ सकते हैं, ये हो गया 4, यहाँ हो गया a, यहाँ q और यहाँ क्या आता है r। तो यही यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का सूत्र है। इसी आधार पर a बराबर 4q+r हो जाएगा। 4 b का मान यहाँ जो रहता है b का मान वो 4 से छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा। तो r के यहाँ 4 संभव मान मिले हैं, r बराबर 0, 1, 2, 3। ये चारों मान जो है इस समीकरण में r के जगह पर रखा जाएगा। तो r के जगह पर हम 0 रखेंगे सबसे पहले, तो a बराबर क्या मिलेगा, 4q+0। तो a बराबर 4q मिला। फिर r बराबर 1 रखेंगे, तो r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर 4q+1 हो गया। फिर r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर 4q+2, मतलब इसी r के जगह पर रखना है, ठीक है। तो 2 रखेंगे तो 4q+2 मिला। फिर 3 रखेंगे तो 4q+3 मिला, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि ये 4q समधन पूर्णांक है, 4q+2 समधन पूर्णांक है, लेकिन एक किसको माने थे आप, एक को क्या माना गया था, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सम पूर्णांक के बराबर क्या हो सकता, नहीं हो सकता है। तो ये जो है 4q और 4q+2 के बराबर नहीं होगा। तो ये देखिए ये 4q+1 ये क्या है, विषम धन पूर्णांक है। ये भी विषम धन है क्योंकि r के जगह पर 1 है, 1 भी एक विषम संख्या होती है, 3 भी विषम संख्या होती है। तो ये जो है 4q+1 और 4q+3 के रूप का होगा। इसीलिए लिखा गया है कि ये बराबर क्या लिखा गया है, ए बराबर 4q+1 एक विषम धन पूर्णांक है, ये भी एक विषम धन पूर्णांक है। तो ये जो है विषम धन पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया गया है इस प्रकार कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, ठीक। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए और इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस भी करते रहिए ताकि ये अच्छे से तैयार भी हो जाए। अब हम लोग उदाहरण नंबर 4 देखते हैं, है ना। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस उदाहरण को बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे ताकि एक ही बार में ये तैयार भी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से इसका हल करते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं, है ना। काजू की 420 बर्फियाँ हैं और बादाम की 130 बर्फियाँ हैं।
वह इनकी ढेरियाँ बनाना चाहता है। ढेरियाँ का मतलब होता है कि ये जो है इकट्ठा करना चाहता है ना, बर्फ़ियों को, है ना, काजू की बर्फ़ियों को, है ना, और बादाम की बर्फ़ियों को, है ना, ये क्या करना चाहता है, ढेरी इस तरह से बनाना चाहता है। ठीक है, कि ग्रुप बनाना चाहता है कि कितना हम ग्रुप बना सकते हैं इसमें। ठीक है, वह इनकी ढेरियाँ बनाना चाहता है। प्रत्येक ढेरी में बर्फ़ियों की संख्या समान रहे, है ना। जितने भी ढेरी बना रहा है इसमें बर्फ़ियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, है ना। कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर 5 रहे तो इसमें भी 5 बर्फ़ी, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। मतलब जितना भी ढेरी बनेगा उसमें समान रूप से बर्फ़ियों की संख्या होनी चाहिए, है ना। काजू की और बादाम की बर्फ़ियों की संख्या इसमें जो रहेगा वही इसमें भी रहना चाहिए, वही इसमें भी रहना चाहिए। जितनी भी ढेरियाँ बनेंगी उन ढेरियों में काजू और बादाम की बर्फ़ियों की संख्या क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। ठीक है, तो समान रहे ना। तो ये ढेरियाँ बर्फ़ी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फ़ियाँ रखी जा सकती हैं, एक बार और समझते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फ़ियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फ़ियाँ हैं। वह इनकी ढेरी बनाना चाहता है। ढेरी का मतलब इनको ग्रुप में रखना चाहता है। ठीक है, इनको ग्रुप में रखना चाहता है और इस प्रकार से रखना चाहता है कि जो ढेरी है ना, उसमें बर्फ़ियों की संख्या समान रहनी चाहिए, है ना। और ये ढेरियाँ बर्फ़ी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें, है ना। अगर मान लीजिए कि अगर ढेरियाँ अधिक संख्या में बनेगी, है ना, अधिक संख्या में, तो जब ढेरियाँ अधिक संख्या में बनेंगी तो इसमें बर्फ़ियों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और ये ज़्यादा जगह घेरेंगी, है ना, ये ज़्यादा जगह घेरेंगी। इन ढेरियों में बर्फ़ियों की संख्या न्यूनतम होगी और ये ज़्यादा जगह घेरेंगी। ठीक है ना। अब क्या करना है कि अगर इसमें क्या करना है कि ढेरियों की संख्या कम करना है ना। अगर ढेरियों की संख्या कम करना होगा तो किसको बढ़ाना पड़ेगा, बर्फ़ियों को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर ढेरियों की संख्या कम करेंगे तो प्रत्येक ढेरी में बर्फ़ियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। बर्फ़ियों की संख्या अधिक होगा तो ढेरी कम होगा, है ना। तो प्रत्येक ढेरी में हमें अधिक से अधिक बर्फ़ी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब अधिक से अधिक की बात आती है वहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है, HCF ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, जब अधिकतम की बात होती है ना, जब अधिकतम की बात होती है वहाँ पर HCF ज्ञात करना है और जहाँ न्यूनतम की बात होगी, है ना, वहाँ पर LCM ज्ञात करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, है ना। तो काजू की बर्फ़ी, है ना, काजू की बर्फ़ी, काजू की बर्फ़ी क्या है, 420 है और बादाम की बर्फ़ी 130 है। ठीक है ना, काजू की बर्फ़ी 420 है और बादाम की बर्फ़ी 130 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 420 है वह 130 से क्या है, अधिक है। 420 130 से अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इसका HCF ज्ञात करेंगे, तभी हम जो है बर्फ़ियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कर पाएंगे। क्योंकि ढेरी कम स्थान घेरना चाहिए, है ना। ढेरी जो है कम स्थान जब घेरेगी तो प्रत्येक ढेरी में बर्फ़ी की संख्या बढ़ेगी, तभी वो कम स्थान घेरेगी। अगर ढेरियों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, जितना ज़्यादा ढेरी बनाएंगे, ठीक है ना, जितना ज़्यादा ढेरी बनाएंगे तो उस ढेरी में कम कम बर्फ़ी आएंगे और बहुत ज़्यादा ये जगह घेरेगी। ठीक है ना, इसलिए ढेरी की संख्या कम करना है ताकि प्रत्येक ढेरी में बर्फ़ियों की संख्या अधिक हो जाए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 420 और 130 का HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम 420 को क्या करेंगे, अंदर लिख देते हैं भाज्य के रूप में और 130 से क्या करेंगे, भाग करेंगे।
ठीक है ना। तो ये जो है 130 से अगर हम भाग करते हैं, ठीक है, तो यह जो मान है, ठीक है ना, हम देखते हैं कि 130 का इसमें कितने बार भाग जा सकता है। तो अगर 0 0 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ देखिए 13 है और यहाँ 42 है, तो 13 तिया 39 होता है। इससे अधिक नहीं जाना है, इससे कम ही जाना है, या इसके बराबर अगर आ गया तो बेहतर है। तो 3 बार पहले भाग दीजिए। 3 से अगर इसको भाग करेंगे तो यहाँ 0 होगा और 13 तिया क्या होता है 39, ठीक है ना। अब इसको माइनस करते हैं, यहाँ आपको मिल गया 0, ये 2 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से 1 हासिल जाएगा, तो 12, 12 में से 9 घटा 3, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, अर्थात यहाँ 0 होगा, है ना। 0 के लिए क्रॉस कर देते हैं। तो ये क्या है बताइए, ये है भाजक। अंदर जो रहता है बताइए क्या है, भाज्य, और यहाँ जो है उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, सॉरी, इसको कहते हैं भागफल, ठीक है। ये क्या है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो परमेयिका क्या कहती है कि जो भाज्य है, जो अंदर है ना, जो अंदर है वो किसके बराबर होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस स्टेप से हम पहला स्टेप प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 420 लिखेंगे। यहाँ 420 बराबर, है ना, 420 बराबर ये भाज्य है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो लिख लेते हैं 130 गुणे 3 प्लस क्या हो जाएगा 30। 420 बराबर क्या लिखेंगे, 130 गुणे 3 प्लस क्या लिख देंगे 30। तो यहाँ ये जो शेषफल है वो 0 नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि 30 0 के बराबर नहीं है। तो फिर अगला स्टेप करते हैं। अब जो शेषफल आया था वो भाजक बनेगा, जिससे भाग दिए थे, अब वो बनेगा भाज्य। ये देखिए, है ना, ये आपका क्या बन गया, भाज्य बन गया। जो शेषफल आया था क्या बन गया, भाजक। अब इसका इसमें हमको भाग देना है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि इसका भाग कितने बार जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम 4 बार देखें, 4 बार भाग जा सकता है। तो 3 चौको क्या होता है 12 और एक 0 बढ़ा लेते हैं, फिर घटा दीजिए 0, 3 में से 2 घटा 1 और 1 में से 1 घटा क्रॉस, अर्थात 0 आएगा तो क्रॉस कर देना है। तो यहाँ पर भी वही यूक्लिड विभाजन परमेयिका का सूत्र यूज करेंगे। ये है भाज्य, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, 130, है ना, 130 बराबर 130 भाज्य है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 30 गुणे 4 प्लस 10, 30 गुणे 4 प्लस 10। फिर यहाँ देखिए ये भी 10 आया है, ये 0 नहीं है, क्योंकि 10 जो है 0 के बराबर नहीं है। फिर आगे और बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो शेषफल आया फिर क्या बनेगा, ये भाजक बन जाएगा, और जिससे भाग दिए थे अब वो अंदर आकर भाज्य बन गया। शेषफल भाजक बना और जो भाज्य था, जो भाजक था, अब वो अंदर आकर भाज्य बन गया। तब 10 का 30 में कितने बार भाग जा सकता है, 3 बार, ठीक है ना। तो 10 तिया में क्या होता है 30, ये कट गया, देखिए शेषफल 0 आ गया। तो किस संख्या से भाग देने से शेषफल 0 आया, 10 से 30 को भाग देने से आपका शेषफल क्या आ गया 0। तो ये 30 क्या है, भाज्य है, 10 क्या है, भाजक है, 3 क्या है, भागफल है, शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 30 बराबर 10 गुणे 3 प्लस 0। 30 बराबर क्या लिखेंगे, 10 गुणे 3 प्लस 0। 30 बराबर 10 गुणे 3 प्लस 0। तो यहाँ पर जो शेषफल है ना, शेषफल आपका क्या आ गया 0।
तो जब शेषफल 0 आ गया तो यहीं पर भाग की क्रिया ख़त्म हो गई, है ना। और यहाँ पर जो भाजक है 10, तो यही जो है इसका HCF हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं HCF, क्या लिख सकते हैं, HCF बराबर 10, ठीक है ना। तो प्रश्न में क्या पूछा था, प्रत्येक ढेरी में, है ना, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रत्येक ढेरी में अधिकतम 10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक ढेरी में अधिकतम कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, 10 रखी जा सकती हैं, ठीक है। तो आइए इसको एक बार और देख लेते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ढेरियाँ बनाना चाहता है। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फ़ी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना, कि अगर परात में, है ना, अधिक ढेरी बनाएंगे, अधिक से अधिक ढेरी बनाएंगे तो इन ढेरियों में बर्फियों की संख्या न्यूनतम होगी, कम होगी, और ये जो ढेरी है ना ज़्यादा जगह घेरेगा। इसलिए हमें क्या बनाना है, ढेरियों की संख्या कम करनी है। और जब ढेरी कम होगा तो इन ढेरियों में बर्फियों की संख्या क्या होगी, अधिकतम होगी। तो अधिकतम जब संख्या ज्ञात करना होता है तो वहाँ पर HCF निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है। तो 420 और 130, है ना, दोनों का हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से HCF ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप आपने देखा ये, फिर ये दूसरा स्टेप है, फिर ये तीसरा स्टेप है। जब शेषफल 0 आएगा तभी वह स्टेप ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो पहले स्टेप से क्या लिखा जाएगा, 420 बराबर 130 गुणे 3 प्लस 30, यह है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 420 बराबर 130 गुणे 3 प्लस 30। जब ये शेषफल 0 आएगा तब भाग की क्रिया ख़त्म हो जाएगी। फिर अगले स्टेप में आपने क्या लिखा, दूसरे स्टेप से क्या लिखा जाएगा, ये है भाजक, भाज्य, ये भाज्य है, भाजक है, भागफल और शेषफल। तो भाज्य मतलब 130 बराबर 30 गुणे 4 प्लस 10, 130 बराबर 30 गुणे 4 प्लस 10। फिर ये शेषफल 0 नहीं आया तो फिर अगला स्टेप करते हैं, है ना। अब ये 10 जो था शेषफल था लेकिन अब बन गया भाजक, और 30 जो है यहाँ भाजक था, अब वो भाज्य बन गया। तो 10 का 30 में कितने बार भाग जाएगा, 3 बार, शेषफल आपका 0 आ गया। तो यहाँ पर भाज्य क्या है, 30 है। तो 30 बराबर क्या होगा, 10 गुणे 3 प्लस 0, 30 बराबर 10 गुणे 3 प्लस 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 30 बराबर 10 गुणे 3 प्लस 0। जब शेषफल 0 आएगा तो उस समय यहाँ जो भाजक है, यहाँ जो भाजक है वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो प्रश्न जो पूछा था कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, तो प्रत्येक ढेरी में अधिकतम 10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों उदाहरण बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनको भी ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। उस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उस सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।